हेलो दोस्तों, आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस चैनल में स्वागत है। इस चैनल को बनाया गया है स्पेशली कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए। इसमें आपको ऑफिस एप्लीकेशन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, वेब टेक्नोलॉजीज़, डीबीएमएस, आरडीबीएमएस, अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर या और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी मिलेगा। मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर बटन पर क्लिक करके इसे किसी को आप शेयर करिए, लाइक बटन पे क्लिक करके इसे आप लाइक करिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इसे सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को ज़रूर सेलेक्ट करिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाता हूँ तो आपको उसका अलर्ट तुरंत मिल जाया करेगा। तो चलिए आज का मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। तो हम लोग सी के प्रोग्रामिंग को पढ़ रहे थे, तो आज का भी क्लास हमारा सी प्रोग्रामिंग का ही होगा। और हम लोगों ने पिछले क्लासेस में फंक्शन के बारे में पढ़ा था। आज फंक्शन में एक वैरायटी होता है जिसे हम लोग रिकर्शन के नाम से बोलते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि ये रिकर्शन फंक्शन क्या होता है। तो देखिए, रिकर्शन फंक्शन जो होता है ये फंक्शन का ही एक टाइप होता है और इसके संबंधित एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो चलिए जाना आता है कि रिकर्शन फंक्शन होता क्या है। तो देखिए, एक सहज भाषा में अगर आप समझना चाहें तो रिकर्शन फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो फंक्शन अपने आप को खुद से रिपीट करे, खुद से कॉल करे, उसे हम लोग रिकर्शन या रिकर्सिव फंक्शन के नाम से जानते हैं। अगर आप किसी फंक्शन का डिफिनेशन बता रहे होते हैं और उस डिफिनेशन के बॉडी में अगर आप उसी ही फंक्शन को सेल्फ कॉल करते हैं तो इस क्रिया को हम लोग रिकर्शन फंक्शन बोलते हैं। रिकर्शन फंक्शन की आवश्यकता हमें वहाँ पड़ती है जहाँ हम ऐसा कोई प्रोग्राम बना रहे होते हैं जिसमें हमें इटरेशन यानी लूप की आवश्यकता होती है। तो अगर आप विदाउट लूपिंग, विदाउट इटरेशन उस क्रिया को करना चाहें तो आपको सी लैंग्वेज में एक सुविधा मिलता है रिकर्सन का। आप उसके मदद से ये काम कर सकते हैं। रिकर्सिव को यूज करने से फ़ायदा ये होता है कि आपको कम कोड लिखना पड़ता है और आपको इटरेशन या लूपिंग का सहारा नहीं लेना होता है। तो इसके सिंटेक्स को अगर आप देख रहे होंगे तो इसका सिंटेक्स ये होता है, जैसे मान लेते हैं कि आपने एक रिकर्स नाम का फंक्शन बनाया हुआ है। आपने मेन फंक्शन से उस फंक्शन को कॉल किया, तो जब उस फंक्शन के बॉडी में आपका प्रोग्राम का कंट्रोल जाएगा तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो रिकर्स नाम के फंक्शन के बॉडी में हमने रिकर्स वाले फंक्शन को फिर कॉल किया है। तो इसका मतलब ये मेन वाले से आपका कंट्रोल ट्रांसफ़र होकर यहाँ आएगा और यहाँ आने के बाद आपका फंक्शन ऐसे अगेन एंड अगेन कॉल होता रहेगा। अब कब तक कॉल हो उसके लिए आपको एक निश्चित करना होता है, कंडीशन बताना होता है। तो जब तक कंडीशन ट्रू होगा वो इस प्रोसेस को रिपीट करता रहेगा। तो जब किसी फंक्शन के बॉडी में हम फंक्शन को खुद इटसेल्फ कॉल करते हैं तो उस प्रोसेस, उस क्रिया को हम लोग रिकर्सिव फंक्शन के नाम से या रिकर्शन फंक्शन के नाम से जानते हैं। तो चलिए जाना जाए कि रिकर्शन फंक्शन के रिलेटेड कौन कौन से प्रोग्राम बन सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम आपके लिए बना रखा है, मैं उसे ओपन करके आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, आप उसको देखो। तो देखिए, जब रिकर्सिव फंक्शन की बात चलती है तो फैक्टोरियल एक प्रॉब्लम होता है, ये ज़्यादा इसके एग्जाम्पल में डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है। यहाँ मैं चाहता हूँ कि मैं एक फंक्शन बनाऊँ और उस फंक्शन की मदद से मैं किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालूँ। तो देखिए, आपके जो रिकर्सिव फंक्शन होते हैं वो रिटर्न टाइप के भी हो सकते हैं और बिना रिटर्न वाले भी हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर किया है, इसमें मैंने लिखा है इंट। इसका मतलब ये इंटीजर टाइप का डेटा टाइप रिटर्न करेगा। इसका नाम मैंने फैक्ट लिया है और फैक्टोरियल निकालने के लिए हमें एक इंटीजर वैल्यू उसको देना होगा। तो यहाँ मैंने इसके आर्गूमेंट में एक इंट लिखा है, नंबर इनपुट कराया है। नंबर इनपुट कराने के बाद मैंने फैक्ट नाम के फंक्शन को कॉल किया है। अब ये फैक्ट नाम के फंक्शन में जाएगा और वहाँ से जो वैल्यू रिटर्न होके आएगी फैक्टोरियल की वो f में रिसीव होगी और f को मैंने यहाँ पर प्रिंट किया है। अब अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ मैंने फैक्टोरियल नाम के फंक्शन का डिफिनेशन बताया है। तो इस फंक्शन को फैक्टोरियल वाले फंक्शन को रिकर्सिव फंक्शन इसलिए बोला जाएगा क्योंकि अगर आप देख पा रहे होंगे तो फंक्शन का नाम फैक्ट है
और इसके बॉडी में यहाँ पर फैक्ट नाम के फंक्शन को कॉल किया गया है, तो ये अपने आप को रिपीट करेगा, इसीलिए इसे बोला गया कि ये रिकर्सिव फंक्शन है। तो आपको भी पता है कि जब फैक्टोरियल हम किसी भी नंबर का निकालने का काम करते हैं, तो मान लेते हैं हमें 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक हम प्रोसेस करते हैं और 0 होने पे हम प्रोसेस को ब्रेक करते हैं। तो जब भी आप कोई ऐसा फंक्शन बना रहे होंगे जो रिकर्सिव होगा, तो उस फंक्शन से वो वापस कब आए, इसके लिए हमें कोई एक शर्त लगाना होता है। तो यहाँ मैंने लिखा है कि इफ़ अगर n की वैल्यू 0 हो जाती है तो रिटर्न 1। रिटर्न 1 का मतलब ये हुआ कि वो इस फंक्शन से वापस चला जाए, और 1 लिखने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से एक वैल्यू लेके जाए, क्योंकि जब किसी फंक्शन से आप रिटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं तो उसके साथ आपको एक वैल्यू रिटर्न कराना होता है। तो वैल्यू कोई भी हो सकता है, मगर नीड के हिसाब से लिखा आता है। तो यहाँ मैंने 1 लिखा है। क्यों 1 लिखा है मैं अभी बताऊँगा। अगर मैं 1 के बजाय कुछ और लिखता तो मेरा रिजल्ट गलत हुआ था, इसलिए मुझे यहाँ पे 1 लिखना ही होगा। तो ये जो इफ़ वाला हो गया पार्ट, ये हो गया कि आपका रिकर्सिव फंक्शन से बाहर वो कब निकले। अब अगर n की वैल्यू 0 नहीं है, तो ऐसे स्थिति में मैंने यहाँ पे लिखा है रिटर्न n मल्टीप्लाई, फिर फैक्ट वाले फंक्शन को कॉल किया है और n-1 लिखा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि n की वैल्यू सपोज करो आपने 5 इनपुट किया, तो आपका इफ़ का कंडीशन फॉल्स होगा और वो एल्स में आएगा। एल्स में आने पे यहाँ पे लिखा हुआ है 5, n का मतलब 5, और यहाँ पे फैक्ट वाले फंक्शन को कॉल किया गया है। n-1 का मतलब ये हुआ कि n की वैल्यू एक कम हो जाए, यानी कि 4, और फिर वो फैक्ट वाले फंक्शन को दोबारा ऊपर कॉल करेगा। तो कॉल करने पे यहाँ कंडीशन फिर फॉल्स होगा, तो यहाँ n की वैल्यू अब 4 होगी और ये एक कम करेगा और फैक्ट को कॉल करेगा, तो 3 करके वापस जाएगा। फिर अगली बार आएगा तो यहाँ 3 होगा, यहाँ 2 होगा, फिर अगली बार जाएगा तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 1 होगा, फिर अगली बार जाएगा तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 0 होगा, और आपका कंडीशन ट्रू हो जाएगा और वो इस फंक्शन से वापस हो जाएगा। तो होगा क्या कि जो यहाँ पे सीरीज़ आपने बनाया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसको वो रिजर्व रखेगा मेमोरी में। ये नेचर होता है हमारे रिकर्सिव फंक्शन का, और रिजल्ट्स लेके वापस जाएगा। साथ में यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके ज़रिए जो पूरा रिजल्ट जनरेट हो रहा है, मान लेते हैं 5 दिया, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 का जो सम होएगा सीरीज का वो 120 होगा। तो 120 में अगर आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 ही रह जाएगा, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा गया। सपोज दैट यहाँ मैंने 0 लिखा होता, तो 120 को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते तो आपका रिजल्ट 0 हो जाता। और मान लेते मैंने यहाँ पे 2 लिखा होता, तो 120 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे आपका रिजल्ट डबल हुआ था, इसलिए रिजल्ट मेरा गलत हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ 1 लिखा है। क्योंकि किसी भी संख्या को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका रिजल्ट वही रह आता है। तो 2 बातों का विशेष ध्यान देना होगा कि जब आप रिकर्सिव फंक्शन के माध्यम से मल्टीप्लाई का सीरीज बना रहे होंगे तो आपको रिटर्न 1 लिखना होगा। और वहीं अगर मैं आगे एक प्रोग्राम दिखाऊंगा, अगर आप कई नंबरों का सम पा रहे होंगे तो ऐसे स्थिति में हमें रिटर्न 0 लिखना होता है। तो इस प्रोग्राम को आप कंपाइल करेंगे और कंपाइल करने के बाद आप रन करेंगे। तो रन करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे 5 दिया, तो 5 का रिजल्ट यहाँ 120 आ गया। अब अगर आप यहाँ पे रिटर्न 1 के बजाय 0 लिखे हुए होते, तो प्रोग्राम को रन करने पे जैसे आपने यहाँ पे 5 दिया तो रिजल्ट यहाँ 0 हो जाता। चूँकि जो सीरीज़ बनी थी 120 वो रिटर्न 0 से मल्टीप्लाई होती, तो आपका पूरा आंसर 0 आता, इसलिए यहाँ पे हमें 1 लिखना ही होता। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख रहा होता तो ऐसे स्थिति में अगर आप देखोगे तो आपका रिजल्ट दुगना हुआ था। चूँकि जब वो वापस हो रहा होता तो उस नंबर से मल्टीप्लाई होता, तो आपका नंबर जस्ट डबल हुआ था। इसलिए आप हमेशा याद रखिए कि जब भी आप मल्टीप्लाई के सम को पाना चाहेंगे तो आपको रिटर्न 1 लिखना ही होगा। तो ये एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में आपको मैं दर्शा रहा हूँ कि आप फैक्टोरियल के प्रोग्राम को कैसे रिकर्सिव फंक्शन के माध्यम से बनाएंगे। अब मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम बना रहा हूँ। इस प्रोग्राम का उद्देश्य ये है कि मैं 1 से लेके n तक के नंबर का सम पाना चाहता हूँ
वो भी रिकर्सन फंक्शन के माध्यम से। देखिए जितने भी रिकर्सिव फंक्शन बनते हैं इनमें ज़रूरी होता है कि आपका प्रोसेस में रिपीटिशन हो। जब आपका प्रोसेस एक से ज़्यादा बार के लिए हो रहा हो, यानी जिनके लिए आप लूप लगाते हो, तो उस प्रोसेस को सॉल्व करने के लिए हमें रिकर्सिव फंक्शन की सहायता लेनी होती है। तो यहाँ मैंने क्या किया है कि एक फंक्शन डिक्लेयर किया है, उसका नाम सम लिया है, ये रिटर्न टाइप का होगा और यहाँ पर लिखा है मैंने कि ये एक वैल्यू इंटीजर टाइप का ले आएगा। मैंने यहाँ पे पूछा है कि आप नंबर इनपुट करिए, फिर मैंने सम नाम के फंक्शन को कॉल किया है और कॉल करने पे चूंकि ये रिटर्न टाइप का है तो वैल्यू f में आएगी और f को प्रिंट किया है। तो मान लेते हैं मैंने n में 10 दिया तो ये सम वाले फंक्शन में 10 लेके जाएगा और मेरी प्लानिंग यही है कि 1 से लेके 10 तक के नंबरों का ये सम करके आपको दिखाए। तो यहाँ पर आपका सम का प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक n 0 ना हो जाए। चूँकि अगर आपने 10 दिया है तो 10, 9, 8 ऐसे करते हुए 1 तक के जो सारे नंबर्स हैं हमें उनका योग पाना है। तो हमारा प्रोसेस फिनिश कब होगा उसके लिए मैंने स्थित लगाया है। और अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ मैंने रिटर्न 0 लिखा है। रिटर्न 0 लिखने का मतलब ये हुआ कि जब ये पूरा प्रोसेस ये वाला कंप्लीट कर लेगा, रिटर्न नीचे जो लिखा हुआ है सम n प्लस वाला, तो वापस जाते हुए वो 0 लेके जाए, जिससे सम जो आया हो उसमें 0 जोड़ देंगे तो कोई नंबर ना घटेगा ना बढ़ेगा, इसलिए मुझे यहाँ पे 0 लिखना पड़ा। और यहाँ मैंने लिखा है n प्लस सम n-1, तो इसका मतलब n में अगर 10 है तो 10 को वो ऐड करेगा और 9 यहाँ पे होगा, फिर ये सम में जाएगा। एक सीरीज़ मैं बना रहा हूँ। सीरीज़ बनाने का मतलब ये हुआ कि पहले वो 10 का सीरीज़ बनेगा, फिर यहाँ से एक नंबर घट के ऊपर सम वाले में जाएगा तो नीचे आएगा तो 9 मिलेगा, 8 मिलेगा, 7 मिलेगा। तो ऐसे 10 से लेके 1 तक एक सीरीज़ मिलेगा और उसका मुझे ये प्लस यानी सम देगा। और जब n की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी तो वो इस फंक्शन से बाहर निकल जाए, चूँकि ये रिटर्न टाइप का है, और बाहर जब निकले तो वो वैल्यू मेरा 0 लेके जाए। चूँकि मैं कई नंबरों को जोड़ रहा हूँ इसलिए यहाँ 0 लिखना पड़ा। तो इस प्रोग्राम को अगर आप रन करते हो तो अगर आपने यहाँ पर 10 दिया तो 10 यानी 1 से लेके 10 तक के नंबरों का योग 55 होता है, तो वो आपको 55 दे देगा। तो यहाँ मैंने रिकर्सिव फंक्शन के माध्यम से 1 से लेके 10 तक के नंबरों का सम पाने का काम किया है। एक प्रोग्राम मैंने आपके लिए और बनाया हुआ है, तो इस प्रोग्राम को भी हम देख लेते हैं। इस प्रोग्राम में मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे सम पाना है, मगर इस सीरीज़ का पाना है 1/1, 1/2, 1/3, यानी मैं n की वैल्यू 1 दूंगा और मेरा सीरीज 1/1 से चलता हुआ 1/n तक जाएगा और सारे नंबरों का मुझे वो योग देगा। तो पूरा प्रोग्राम उसी तरीके से बनना है जैसे 1 to n का बना था, बस यहाँ हमारा डिवीज़न 1 से होता रहेगा। तो मैंने सम नाम का फंक्शन लिया, नंबर को इनपुट कराया, सम नाम के फंक्शन को कॉल किया, रिटर्न वैल्यू को मैंने प्रिंट किया। अब ये भी हमारा रिकर्सिव फंक्शन है, तो ये बाहर कब जाए, तो बाहर तब जाएगा जब हमारी n की वैल्यू 0 होगी। अब अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ मैं जो सीरीज बना रहा हूँ तो केवल मैंने एक ही बदलाव किया है कि n के पहले 1/, लिख दिया है। तो इसका मतलब अगर आपने n की वैल्यू 5 दी है तो ये 1/5 करेगा और ये सम वाले फंक्शन को कॉल करेगा और n की वैल्यू एक डिडक्ट करेगा यानी कि 4 होगा। तो अगली बार जब ये रिटर्न होगा तो 1/4, 1/3, 1 ऐसे करते हुए 5 तक जाएगा। और फिर जब ये रिटर्न हो n की वैल्यू जब 0 हो तो ऐसे स्थिति में वो 0 लेके जाए और आपके रिजल्ट्स को यहाँ पे प्रिंट कर दे। तो मेरे दोस्तों ऐसे आप रिकर्सिव फंक्शन के माध्यम से किसी भी प्रोग्रामिंग को आप बना सकते हैं। तो इस प्रोग्राम को मैं अगर रन करता हूँ तो यहाँ पे अगर देखें तो कुछ एरर है, इस एरर को मैं रिमूव कर लेता हूँ। तो कंपाइल करके मैं रन करता हूँ तो अगर मैं 5 देता हूँ तो 5 का मतलब 1/1, 1/2, 1/3 करते हुए 1/5 तक जाएगा और उस सीरीज का जो सम हो रहा है वो सम आपको करके यहाँ पे प्रिंट कर दे रहा है। तो ये मेरा एक क्लास था। इस क्लास में मैंने आपको फंक्शन के बारे में पढ़ाया, तो आपको यहाँ पे रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है उसके बारे में आपको डिटेल दिया गया। उसके बाद में मैंने यहाँ पर 2 एग्ज़ाम्पल आपको बताए। इसमें एक एग्ज़ाम्पल आपका फैक्टोरियल का था और एक एग्ज़ाम्पल आपका सम का था। तो दोस्तों इस तरीके से रिकर्सिव फंक्शन यानी रिकर्सन फंक्शन यहाँ पे फिनिश होता है।
मैंने आपको फंक्शन के संबंधित यूज़र डिफाइंड फंक्शन पिछले क्लास में बताया था। आज मैंने आपको रिकर्सन फंक्शन के बारे में बताया है। अब आगे जो मेरा क्लास होगा उसमें मैं आपको स्ट्रक्चर है या यूनियन है या फाइल हैंडलिंग ऐसे टॉपिक हैं उनके संबंधित आपको बताया जाएगा। अब आपके सी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं बचे हैं। मोटे मोटे अगर देखे जाएँ तो बड़ा जो सिलेबस है उसमें स्ट्रक्चर है, यूनियन है, फाइल हैंडलिंग है और थोड़ा बहुत एक टॉपिक होता है डेटा स्ट्रक्चर, उसके संबंधित आपको जानकारी दी जाएगी। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आज का दिन आपका शुभ हो।